बात करेंगे पार्टी फंड पर सुप्रीम प्रहार, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 6 साल पुरानी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अवैध करार कर दिया। साथ ही इसके जरिए चंदा लेने पर तत्काल रोक लगा दी है। दरअसल कोर्ट ने कहा कि बॉन्ड की गोपनीयता बनाए रखना असंवैधानिक है। यह स्कीम सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। देखिए इस रिपोर्ट में। फैसले की बड़ी बात। एसबीआई राजनीतिक दलों का ब्यौरा दे, जिन्होंने 2019 से अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा हासिल किया। एसबीआई राजनीतिक दल की ओर से कैश किए गए हर इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल दे। कैश करने की तारीख का भी ब्यौरा दे। एसबीआई सारी जानकारी 6 मार्च 2024 तक इलेक्शन कमीशन को सौंप दे। इलेक्शन कमीशन 13 मार्च तक अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसे पब्लिश करे। राजनीतिक चंदे की गोपनीयता के पीछे ब्लैक मनी पर नकेल कसने का तर्क सही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। कंपनी एक्ट में संशोधन मनमाना और असंवैधानिक कदम है। निजता के मौलिक अधिकार में नागरिकों के राजनीतिक जुड़ाव को भी गोपनीय रखना शामिल है। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को अवैध करार देते हुए एक नए बॉन्ड की खरीद पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। वोटर्स को पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का पूरा हक है। 5 जज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस वीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सर्वसम्मति से ये फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पॉलिटिकल प्रोसेस में राजनीतिक दल अहम यूनिट होते हैं। पॉलिटिकल फंडिंग की जानकारी वो प्रक्रिया है जिसे वोटर्स को चुनावी फंडिंग के बारे में जानने का पूरा अधिकार है, जिसे मतदान के लिए सही चयन किया जा सके। क्या होते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड? साल 2018 में इस बॉन्ड की शुरुआत हुई। इसे लागू करने के पीछे का मत था कि इस राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी। व्यक्ति, कॉरपोरेट और संस्थाएं बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक दलों को चंदे के रूप में पैसे देती थी। राजनीतिक दल इस बॉन्ड को बैंक में भुनाकर रकम को हासिल करते थे। एसबीआई की 29 शाखाओं को इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने और उसे भुनाने के लिए अधिकृत किया गया था। ये शाखाएं नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गांधीनगर, चंडीगढ़, पटना, रांची, गुवाहाटी, भोपाल, जयपुर और बेंगलुरु में स्थापित की गई थी। क्यों जारी हुआ था इलेक्टोरल बॉन्ड? चुनावी फंडिंग व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार ने 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत की। 2 जनवरी 2018 को तत्कालीन मोदी सरकार ने इस बॉन्ड स्कीम को अधिसूचित किया था। इलेक्टोरल बॉन्ड फाइनेंस एक्ट के तहत 2017 में लाए गए थे। ये बॉन्ड साल में 4 बार जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में जारी किए जाते हैं। इसके लिए ग्राहक बैंक की शाखा में जाकर या उनकी वेबसाइट पर ऑनलाइन जाकर इसे खरीद सकते हैं। कोई भी डोनर अपनी पहचान छुपाते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 1 करोड़ रुपए तक मूल्य के बॉन्ड्स को खरीदकर अपनी पसंद के राजनीतिक दल को चंदे के तौर पर दे सकता है। ये व्यवस्था दानकर्ताओं की पहचान नहीं खोलती है और इससे टैक्स में भी छूट मिलती है। आम चुनाव में कम से कम 1% वोट हासिल करने वाले राजनीतिक दल को ही इस बॉन्ड से चंदा मिल पाता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नागरिकों को ये जानने का पूरा अधिकार है कि सरकार के पास पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। कोर्ट ने माना कि गुमनाम चुनावी बॉन्ड सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन है। सीजीआई ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के अलावा भी काले धन को रोकने के दूसरे तरीके हैं।
अदालत ने कहा है कि बॉन्ड की गोपनीयता जानने के अधिकार के खिलाफ राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानकारी होने से लोगों को मताधिकार का इस्तेमाल करने में अस्पष्टता मिलती है। To the electoral bond scheme and the amendments introduced to the provision of the income tax, the Representation of the People's Act and the Companies Act and the RBI. There are two opinions of this court, one authored by myself for Honorable Justice Gawai, Justice Pardiwala and Justice Manoj Mishra, another authored by Honorable Justice Sanjeev Khanna. Both opinions of this court arrive at the same conclusion, though there is a slight variance in the reasoning which has been adopted. The present batch of petitions raises the following issues. A, whether the non-disclosure of information on voluntary contributions to political parties according to the electoral bond scheme and the amendments to section 29C of the Representation of People's Act. फैसला सुनाते हुए सीजीआई ने कहा है कि राजनीतिक दलों की फंडिंग की जानकारी उजागर न करना मकसद के विपरीत है। एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से लेकर अब तक की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। एसबीआई को ये जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी। ईसी इस जानकारी को साझा करेगा। एसबीआई को 3 हफ्ते के भीतर ये जानकारी ईसी को देनी होगी। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने 3 दिन की सुनवाई के बाद 2 नवंबर 2023 को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा था। इसे लेकर 4 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी थीं। याचिकाकर्ताओं में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, कांग्रेस नेता जया ठाकुर और सीपीएम शामिल हैं। वहीं केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने याचिकाकर्ताओं की तरफ से पैरवी की थी। ये जो फैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है और कहीं ना कहीं हमें सूरज की किरणें दिखने लगी हैं। और ये जो स्कीम बनाई गई और मेरे दोस्त लेट अरुण जेटली साहब की सोच थी और उसके द्वारा ये जो पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा जाता है तो उनको मालूम होगा और भाजपा को भी मालूम होगा ये सारा पैसा लगभग ज्यादा से ज्यादा पैसा भाजपा को ही जाएगा क्योंकि वो केंद्र में सरकार चला रहे थे। तो इस बात की भी हमें जानकारी है कि लगभग 5 से 6 हजार करोड़ रुपया इन वर्षों में भाजपा को गया और उसके द्वारा उन्होंने शायद अपने दफ्तर बनाए होंगे, आरएसएस के भी दफ्तर बनाए होंगे, अपने खर्चे किए होंगे क्योंकि अगर आप हवाई जहाज में हेलीकॉप्टर में जाओगे कहीं तो व्हाइट में ही देना पड़ता है, वो तो ब्लैक में नहीं देंगे। तो सारा कम्युनिकेशन नेटवर्क उन्होंने व्हाइट में बनाया होगा। तो ये सारा पैसा जो भाजपा पार्टी के लिए था, वो इलेक्शन के लिए नहीं था, उसका उन्होंने उपयोग किया और साथ साथ में क्योंकि इतनी ज्यादा संपत्ति उनके पास है कि इसके द्वारा ये किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। A historical verdict of the Supreme Court has upheld what the Congress party, as also large number of aware individuals and organizations in this country demanded, that the electoral bond scheme of the BJP of the Modi government is a black money conversion scheme. It's a way to influence corporates into donating surreptitiously, secretively for the ruling party as a quid pro quo for the benefits that have been given behind the door or under the table. No wonder that about 80% of the electoral bonds have been received by the ruling BJP. The question now lies at the doorsteps of Shri JP Nadda as also our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi to answer. Why was a black money conversion scheme brought in by a government that came to power on the claim of bringing back black money from abroad? बता दें कि 2 नवंबर को फैसला सुरक्षित रखने से ठीक 4 दिन बाद 6 नवंबर को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी 29 ब्रांचों के जरिए बॉन्ड को इशू किए थे। 6 नवंबर से 20 नवंबर तक इशू किए गए बॉन्ड्स में 1000 करोड़ रुपए चुनावी चंदा दिया गया था।
वहीं योजना को सरकार ने 2 जनवरी 2018 को अधिसूचित किया था। इसके मुताबिक चुनावी बॉन्ड को भारत का कोई भी नागरिक या देश में स्थापित इकाई खरीद सकती है। कोई भी व्यक्ति अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है। जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 19A के तहत पंजीकृत राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड स्वीकार करने के पात्र थे। शर्त बस यही थी कि उन्हें लोकसभा या विधानसभा के पिछले चुनाव में कम से कम 1% वोट मिले हों। चुनावी बॉन्ड किसी भी पात्र राजनीतिक दल द्वारा केवल अधिकृत बैंक के खाते के माध्यम से भुनाया जाता था। बॉन्ड खरीदने के पखवाड़े भर के भीतर संबंधित पार्टी को उसे अपने रजिस्टर्ड बैंक खाते में जमा करने की अनिवार्यता रखी गई थी। अगर पार्टी इसमें विफल रहती है तो बॉन्ड निरर्थक और निष्प्रभावी यानी रद्द कर दिया जाता था। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।